Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Nursing with HS. So today I'm here to explain the new topic that is COPD. So let's start the video. COPD. First इसमें है definition. The disease characterized by presence airflow obstruction caused by chronic bronchitis और emphysema. ये जो डिज़ीज़ हैं ये इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसमें एयर होती है, उसकी वजह से हमें कॉज होता है, उसकी वजह से होता है ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा. अदर डेफिनेशन है COPD इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़. COPD प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है जो कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन. इसमें क्या होता है, लंग्स में एयर फ्लो बढ़ जाती है और नॉट फुली रिवर्सिबल, और वो एक्सचेंज नहीं हो पाती. इस वजह से क्या होता है, COPD हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सिगरेट स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द लंग्स टिश्यूज़ एंड कॉज इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन. सिगरेट और स्मोकिंग से सभी को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग करने से हमारा जो हेल्थ होती है उस पर अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. जो स्मोक होता है वो लंग्स को हार्म करता है, जिससे क्या लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेरिडिटरी. इसमें जीन अल्फ़ा 1 और एंटी ट्रिप्सिन AAT ये प्रेजेंट होता है हेरिडिटरी. फिर एजिंग की वजह से भी हो सकता है हमें COPD. जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो हर जो ऑर्गन होता है, हर पार्ट जो होता है हमारा, वो उसका जो वर्क होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है एज के साथ साथ. जैसे एज बढ़ेगी तो हमारा जो ऑर्गन्स के फंक्शन होते हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं. नेक्स्ट हमारा है एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे कि किसी का डस्ट में ज़्यादा रहना, किसी का काम ऐसा है कि उसमें डस्ट ज़्यादा है, केमिकल्स लैब्स में, परफ्यूम्स फैक्ट्रीज जो होती है उनकी वजह से भी स्मोक, जो उनका फॉग निकलता है, धुआं जो होता है, उसकी वजह से भी हार्म हो सकता है लंग्स को. नेक्स्ट आता है लास्ट इन्फेक्शन जो होगा तो उससे भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस अगर इन्फेक्शन हुआ, कफ हुआ, तो उससे ये होगा ना कि जिससे क्या होता है कि जो कफ होगा, अगर कफ हो जाता है किसी भी पर्सन को तो उससे क्या होता है, स्पोटम कलेक्शन हो जाता है, और स्पोटम कलेक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है. इसलिए भी पेशेंट को एयर जो एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती है, वो सांस नहीं ले पाता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स. फर्स्ट टाइप है इसका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. तो इसमें इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 months इन ईच ऑफ 2 successive ईयर्स. जैसे किसी भी पेशेंट को क्रॉनिक है तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होगा. अगर 3 मंथ से ज़्यादा किसी को कफ हो रहा है तो उसका, अगर हर 2 साल में 3 मंथ से ज़्यादा किसी को कफ हो रहा है तो इससे क्या हो जाता है, क्रॉनिक प्रोडक्टिव होगा कफ का, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. तो इसमें है इट इज़ द एबनॉर्मल और परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस. जो हमारे एयर स्पेसेस होते हैं उनका एनलार्जमेंट एबनॉर्मल और परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है, जिससे कि जो ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल्स होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन होता है उनकी वॉल्स में, और ऑब्वियस फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है. इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, इस वजह से भी पेशेंट को COPD हो सकता है, कॉज हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें मैंने 2 पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूड करी है. तो फर्स्ट मतलब आप इनमें से जो आपको सही लगे आप वो पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो नॉक्सियस गैसेस होती है, जैसे कि डस्ट पॉल्यूशन हो गया, नॉक्सियस गैसेस हो गई, स्मोकिंग हो गया, पॉल्यूशन, इनकी वजह से क्या होता है, COPD कोज होता है. फर्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द सेंट्रल एयरवेज. सेंट्रल एयरवेज में लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होता है, इस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिफेरल एयरवेज.
जब पेरिफेरल एयरवेज होती हैं उनमें रिमॉडलिंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस वजह से एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन होता है। पल्मोनरी वस्कुलर चेंजेस जो होते हैं उनकी वजह से भी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किन किन वजह से होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, सीलिया डिसफंक्शन, एयर फ्लो लिमिटेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इन लंग्स, गैस एक्सचेंज एबनॉर्मेलिटीज़, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कोलेजन डिपॉजिट्स, इनकी वजह से लीड होता है बाद में फर्दर सीओपीडी। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है क्रॉनिक कफ, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट थिक स्पुटम, नेक्स्ट है डिस्निया और वीजिंग, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, हाइपोक्सीमा, साइनोसिस, बैरल चेस्ट में ये होता है कि एयर टैपिंग कॉजेज लंग्स टू बिकम हाइपर इन्फेलेटेड विच लीड्स टू बैरल चेस्ट। जो एयर टैपिंग है वो कॉज करेगी लंग्स में, हाइपर इन्फ्लेट कर देगी लंग्स को, और जिसकी वजह से लीड होगा हमारा बैरल चेस्ट। नेक्स्ट है हमारा वेट लॉस, ऑर्थोपिनिया, कोर पल्मोनरी, पल्मोनेल भी बोल सकते हैं, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स नेल्स, ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी हो सकता है। नेल्स में जो नेल्स जो होते हैं वो उनमें साइनोसिस होने लगता है। इससे पता चलता है कि ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि सीओपीडी कॉज होने वाला है, ये लीड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, जिससे कि हमें पूरा पता लगे कि कंफर्म है कि सीओपीडी है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री सब लेंगे। फिर हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, अस्कल्टेशन और परकशन सब चेक करेंगे, और साइंस देखेंगे क्या साइन है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट का मेन चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे इसमें। फिर इसमें टेस्ट होता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेंगे, एक्सरे करेगी पेशेंट का, सीटी स्कैन करेगी और एबीजी मॉनिटर करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में हम ब्रोंकोडायलेटर्स देके जो रिलीफ करेगा, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उनको रिलीफ करेगा, और ये हेल्प करेगा पेशेंट को रिलैक्स करने में, और ओपनिंग करेगा ये एयर पैसेज की। जो हमारी ड्रग्स थेरेपी होती है इसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। फिर हमारा आता है बीटा अगोनिस्ट, जिसमें क्या होता है रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स और इंक्रीज म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। एंटी कोलिनर्जिक्स जो होती है इनमें एंटी मस मस्कैरिनिक्स जो देते हैं हम, और ये करते हैं डिक्रीज़ करते हैं म्यूकस प्रोडक्शन को और रिलैक्स करते हैं ब्रोंक्यूल्स को, स्मूथ मसल ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें हम देते हैं फ्लूटिकासोन और बैक्लोमिथाजोन, ये दो ड्रग के नेम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स में हम एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड्स देंगे, O2 थेरेपी देंगे हम पेशेंट को, जिसमें O2 डिलीवर करेंगे लंग्स में, और 24 आवर्स गिवन दे, मतलब इट इंक्लूड्स द O2 डिलीवरी टू द लंग्स एंड इट इज़ गिवन इन 24 आवर्स अ डे, मतलब 24 आवर्स में, पूरे दिन में 24 आवर्स में हमें देना होता है O2 डिलीवरी हम करेंगे पेशेंट को। फिर हमारा आता है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जिसमें O2 थेरेपी देंगे बाय O2 ऑक्सीजन सिलेंडर, सेचुरेशन देखेंगे हम क्या है, सेशन ऑफ स्मोकिंग देखेंगे पेशेंट का, न्यूट्रिशन पैटर्न देखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट चेक करेंगे, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को हम देंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इसमें है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, इसमें इट इज़ डिज़ाइन टू रिमूव वेजेस ऑफ डैमेजेस एपिसीमेटस लंग्स टिश्यूज़, हेल्प्स इन प्रॉपर कॉइलिंग ऑफ डायफ्राग्राम। ये क्या है, ये रिमूव करता है वेजेस, जो डैमेज वेजेस होगी लंग्स की, जो टिश्यूज़ होंगे डैमेज टिश्यूज़ उनको रिमूव करेगा। लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी जो होगी इसमें हम उसको रिमूव कर देंगे डैमेज टिश्यूज़ जो भी होंगे, और हेल्प्स करेंगे प्रॉपर कॉइलिंग ऑफ डायफ्राग्राम की, प्रॉपर कॉइलिंग डायफ्राग्राम जो है उसको प्रॉपर कॉइलिंग में लेके आने की।
फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, जिससे क्या हो, लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग हो और लंग्स प्रॉपर फंक्शन करें। नेक्स्ट है हमारा लंग्स ट्रांसप्लांट, जिससे अगर लंग्स ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो हमें लंग का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, इम्प्रूव होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ डन इन सीवियर एम्फाइसीमा। और ये हम तब करते हैं जब हमें सीवियर एम्फाइसीमा हो, जो भी पेशेंट है उसको सीवियर एम्फाइसीमा हो तब। फिर हमारा आता है लास्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम असेस द क्लाइंट स्टेटस, जो भी पेशेंट है उसका स्टेटस असेस करेंगे, उससे डिटेल्स लेंगे अबाउट उसके स्मोकिंग जो वो करता आ रहा है, कितने पर ईयर वो कितने पैक यूज़ कर रहा है उसकी हिस्ट्री लेंगे, और ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर हिस्ट्री है वो पता करेंगे हम पेशेंट की, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ एक्सेट्रा। फैमिली में कभी किसी को सीओपीडी हुआ हो या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हुई थी, ये सब हिस्ट्री हम पेशेंट की कलेक्ट करेंगे। और फिर हमें नोट करना है अमाउंट, कलर एंड कंसिस्टेंसी जो होती है स्पूटम की, वो हमें नोट करना है। नेक्स्ट है द नर्स शुड बी इंस्पेक्ट फॉर यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड यूज़ ऑफ एब्डोमिनल मसल्स ड्यूरिंग एस्पायरेशन। नर्स को पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है, बताना है कैसे उसको एसेसरी मसल्स जो है रेस्पिरेशन में यूज़ करनी है, और कैसे एब्डोमिनल मसल्स उसको यूज़ करनी है जब वो एस्पायरेशन करें। नेक्स्ट है द नर्स प्लेज अ की रोल इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड इन फैसिलिटेटिंग एंड री-इन्फोर्सिंग द मटीरियल लर्न इन द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। नर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी, उनकी पोटेंशियल है वो नहीं कि जो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन हम दे रहे हैं पर पेशेंट को, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी नर्स, उसको प्रॉपर केयर देगी, और फैसिलिटेटिंग एंड री-इन्फोर्सिंग मटीरियल्स जो भी है वो लर्न कराएगी इन द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में। ये नर्स के थ्रू होता है, और ये नर्सिंग मैनेजमेंट हमें इस तरीके से करना होता है, और पेशेंट को प्रॉपर फॉलोअप के लिए बुलाना होता है, और हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, उसको पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन देनी है, रिहेबिलिटेशन, डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज के बाद जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड हमें पेशेंट के लिए पूरा प्रॉपर चार्ट बनाना है, जिससे कि पेशेंट रिकवर जल्दी से कर पाए। और उसको अगर फॉलोअप की नीड है, वैसे होती है पेशेंट को फॉलोअप की नीड स्टार्टिंग में, और इन केस अगर पेशेंट्स ठीक हो जाता है उसके बाद वो एक फॉलोअप के लिए कम आता है, वैसे उसको रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए। बस, थैंक यू। और अगर आप सभी को ये टॉपिक समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ और इससे अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे क्या आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सिमरन आहूजा यूट्यूब चैनल पे भी आपको अब नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिला करेगी, तो आप वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं, आपको करना होगा। अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराइए, जिससे कि आपको नॉलेज तो मिल ही रही है, और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा चैनल इंक्रीज़ होगा, इससे हम सभी का बेनिफिट्स है, आपका भी और हमारा भी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।